Hey guys, Divyansh and welcome back to another episode of Football Daily एंड अनदर डे। और एक बार फिर से हमको एक प्रूफ मिल चुका है कि नो मैटर कि वर्ल्ड मीडिया किस तरीके से यहाँ पर चीज़ों को संभाल रही है, स्पेनिश मीडिया, सऊदी मीडिया, इंग्लिश मीडिया, बट अल्टीमेटली इट्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि खुद चीज़ों को कभी भी फ्लिप कर सकते हैं। और आज जहाँ पर एक्चुअली में मेरे को लग रहा था कि यहाँ पर ज़्यादा कोई बड़ी मूवमेंट नहीं है, ज़्यादा बड़ा कोई ट्विस्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि अल नसर का यहाँ पर लास्ट लीग गेम था एंड प्रोबेबली और मोस्ट लाइकली अब क्योंकि जो रोनाल्डो ने किया है उसके बाद ये लग रहा है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी एक तरीके से सोशल मीडिया पे और पब्लिक में आई थिंक ये कन्फेस कर दिया है, नॉट ऑफिशियली, कि यहां पर उनका चैप्टर खत्म हो सकता है। देखो कहानी सबसे पहले मैं विदाउट रोनाल्डो की बता देता हूं। हाल ही में यहां पर तुमको पता है कि फीफा जो क्लब वर्ल्ड कप है वो 14 जून से स्टार्ट होगा, जबकि हमको पता है कि यहां पर जो ट्रांसफर विंडो है वो यहां पर 1 जुलाई के आसपास स्टार्ट होती है। ऐसे में यहां पर फीफा ने स्पेशल विंडो बनाई गई है यहां पर 10 दिन की, जो कि 1 जून से लेकर 10 जून तक रहेगी, और यहां पर 6 प्लेयर तक की लिमिट रखी है जहां पर कोई भी क्लब खरीद सकता है। ऐसे ही यहां पर 27 जून से लेकर 30 जून तक की भी यहां पर एक विंडो रखी गई है, जिससे जिनका कॉन्ट्रैक्ट यहां पर खत्म हो जाएगा वो यहां पर टूर्नामेंट में आगे खेल सके। जहां मान लो कि ऐसे फॉर एग्जांपल लूकास वास्केस का यहां पर 30 जून को कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, तो अगर यहां पर रियल मैड्रिड आगे जुलाई में क्लब वर्ल्ड कप में जाती है तो फिर उसके लिए खेलने के लिए परमिशन आई थिंक फीफा यहां पर ग्रांट कर देगा। काफी लोग मानते हैं कि ये चीज इसलिए भी की गई है क्योंकि पहली चीज फीफा वे ये चाहते हैं कि क्लब वर्ल्ड कप में सारी की सारी टीम अपनी बेस्ट स्क्वाड को लेके आए, प्लस यहां पर यह माना जा रहा है कि भाई पूरी कोशिश हो रही है किस तरीके से क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लाया जाए। हाल ही में इसका एग्जांपल देता हूं, यह चीज बहुत ग्लोबल मीडिया में ज्यादा उठ के नहीं आई है, लेकिन फीफा कांग्रेस की एक मीटिंग थी, उसमें फीफा के खुद प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो एक्चुअली में 3 घंटे लेट थे। इसके प्रोटेस्ट में और इसके रिप्लाई में यूएफए के कुछ मेंबर्स यहां पर एज अ प्रोटेस्ट उठ के चले गए। जब रीजन पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो यहां पर सऊदी के प्रिंस और यहां पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक मीटिंग कर रहे थे, जिसको यूएफए ने काफी प्राइवेट पॉलिटिक्स कहा, लेकिन तुम डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हो। ये चीज तुम कोई मेरे मुंह से पहली बार नहीं सुनोगे और ना ही तुम इसको पहली बार पढ़ोगे कि डोनाल्ड ट्रंप पर्सनली यहां पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अमेरिका में यानी कि क्लब वर्ल्ड कप के लिए चाहते हैं, और ना ही आप ये चीज मानोगे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी हेजेमनी और रॉयल के काफी करीब है। ऐसे में यहां पर जियानी इन्फेंटिनो पर्सनली आई थिंक यहां पर कुछ ना कुछ तो बुन रहे हैं कि किस तरीके से वो क्लब वर्ल्ड कप को बड़ा बनाए। ये कहानी तो यहां पर थी विदाउट रोनाल्डो। अब कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अल नसर के लीग जो कि ऑलमोस्ट डेड है, क्योंकि वो यहां पर देखो वो यहां पर सऊदी जीते नहीं है, वो यहां पर अगले साल चैंपियन लीग भी नहीं खेलने वाले थे, लेकिन मेरे को पता चला कि मार्च में अल नसर एक गेम हारी थी, जिसके तहत यहां पर उन्होंने फिर बाद में सऊदी फेडरेशन में एक अपील डाली थी कि भाई जो उनका कीपर है वो तो एक लाइक प्रोफेशनल फुटबॉलर भी नहीं है, वो यहाँ पर एक परमानेंट फुटबॉलर नहीं है, तो ऐसे में उसको खेलना जो है वो रद्द कर दिया जाए। ऐसे में यहाँ पर ये अपील इस मैच से लास्ट लीग मैच से पहले यहाँ पर अपील रोनाल्डो यानी कि अल नसर के फेवर में सुनाई जाती है और उनको 3 पॉइंट्स दे दिए जाते हैं। इसका मतलब ये था कि अगर आज अल नसर अपना गेम जीत जाती और अल हिलाल अपना गेम हार जाती तो अल नसर यहाँ पर एएफसी चैंपियन लीग में जाती और अल हिलाल यहाँ पर सेकंड टियर कंपटीशन में जाती। लेकिन खैर अल हिलाल का ड्रॉप करना बहुत इंपॉर्टेंट था, वो तो खैर हुआ ही नहीं। अल हिलाल अपना गेम तो 2-0 से जीत गई, बल्कि अल नसर ने एक बार फिर से यहां पर एक गेम बॉटल कर दिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपना 936 गोल मारा, लेकिन अल नसर ने अंडर स्टीफन पियोली एक और गेम बॉटल कर दिया, और इससे आप समझ सकते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस तरीके से यहां पर डायरेक्शन और किस तरीके से डिसीजन लेते हुए देख सकते हैं। लेकिन अगर इतना ही नहीं था, अगर रोनाल्डो और अल नसर की परफॉर्मेंस, अगर अल नसर के आने वाली प्रोजेक्शंस और अल नसर की ट्रैजेक्टरी की बात करें तो ऑलरेडी लोग कन्विंस्ड है कि रोनाल्डो मानता ही नहीं है, रोनाल्डो अब इस चीज़ पे सोल्ड आउट भी नहीं है और उसको इस प्रोजेक्ट से कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन यहां पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मात्र 3 घंटे के अंदर अंदर सोशल मीडिया पे ये डाल दिया कि उनका ये चैप्टर अब खत्म हो चुका है और स्टोरी अभी भी चल रही है। देखो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, क्या पता क्रिस्टियानो रोनाल्डो जनवरी नए सीजन अल नसर के साथ स्टार्ट कर ले, लेकिन एक्चुअली में यहां पर आप समझ सकते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने चैप्टर से मतलब अल नसर और स्टोरी मतलब कि यहां पर वो अभी भी खेलना जारी रखेंगे, वो रिटायर नहीं हो रहे। 3 लाइनों में उन्होंने 2 डिसीजन अपने कंफर्म करते हुए दिख गए हैं, लेकिन अब ये देखना बाकी है कि क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो अल हिलाल जाएंगे या फिर क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो ब्राजील को ज्वाइन करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से 80% चांस है कि रोनाल्डो ने अल नसर को छोड़ दिया है। खैर इसी के साथ बात करते हैं थोड़ी सी बार्सिलोना की। अब देखो अमूमन देखा जाता है कि बार्सिलोना यहाँ पर चैंपियंस लीग में ऑफकोर्स इंटर से हार गई, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर बार्सिलोना के प्लेट में जो भी परोसा गया बार्सिलोना सब निपटा दिया, और इस टीम ने 150 से ज्यादा गोल मारे हैं। ऐसा कोई मैट्रिक नहीं है जहां पर बार्सिलोना इस समय पुअर रही है और बार्सिलोना ने चांद सितारे लगाए हैं।
लेकिन फिर भी बार्सिलोना ट्रांसफर मार्केट में काफी ज्यादा एक्टिव है, जिसपे दो पोजीशन उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहली है महत्वपूर्ण, ओह माय गॉड, सबसे पहली आती है यहां पर गोलकीपर की। रिपोर्ट्स की अगर माने तो हंसी फ्लिक ये मानते हैं कि गोलकीपर की जो सिचुएशन है वो सबसे डेलिकेट है और आने वाले सीजन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन मोर इंपॉर्टेंट देन द लेफ्ट विंग वाले जो पूरा डिबेट चल रहा है। खैर, अभी यहां पर देखो मामला यह है कि टर स्टेगन आए हैं और टर स्टेगन को चाहिए अनडिस्प्यूटेड स्टार्टर वाली पोजीशन। ना ही बार्सिलोना के फैंस और ना ही बार्सिलोना की कोचिंग, पूरा का पूरा मैनेजमेंट भी ये मानता है कि टर स्टेगन को ठीक है हम प्रायोरिटी दे सकते हैं, लेकिन कंटेस्टेड नहीं, अनकंटेस्टेड नहीं, कंटेस्ट करना पड़ेगा। ऐसे में शेज़नी ने फिलहाल के लिए चीजों को होल्ड पे रखा है। प्रोबेबिलिटी यही है कि वो बार्सिलोना के लिए एक और कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लेगा। लेकिन यहां पर आता है एंट्री जोआन गार्सिया की। एस्पेनियोल का गोलकीपर एक ही शहर का है, ऑफ कोर्स डर्बी राइवल है, लेकिन यहां पर काफी ज्यादा इस समय डिमांड में है। आर्सेनल इंटरेस्टेड है, न्यूकासल यूनाइटेड इंटरेस्टेड है और यहां पर काफी सारे क्लब्स भी हैं। माना जा रहा है कि यहां पर उनका जो एजेंट है और बार्सिलोना के बीच में अच्छे एक्सीलेंट कनेक्शंस हैं, लेकिन जितने भी लोग एनोनिमस हैं, जितने भी लोग क्लोज सोर्सेज हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये गोलकीपर बार्सिलोना ज्वाइन नहीं कर सकता फॉर ऑब्वियस रीजंस की बार्सिलोना डर्बी राइवल है एस्पेनियोल की। और हाल ही में जिस तरीके से एस्पेनियोल को रेलीगेशन से बचाने के बाद जो रिएक्शंस और जो यहां पर सेलिब्रेशन किया गया है जोआन गार्सिया के साथ, उसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। खैर, बात करते हैं यहां पर लेफ्ट विंग की। देखो, मेरे को लगता है यहां पर लुइस डियाज को लेकर मामला रियल तो है, लेकिन मामला अब यहां पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि मार्कस रैशफोर्ड ने ये कंफर्म कर दिया कि वो एस्टन विला छोड़ चुके हैं। बिकॉज एस्टन विला ने चैंपियंस लीग नहीं क्वालिफाई किया है, तो वो 40 मिलियन का जो क्लॉज डला हुआ था उसको एक्सरसाइज नहीं करेंगे। गेट पूरी तरीके से खुल चुके हैं, लेकिन वापसी के नहीं, बाहर के। मार्कस रैशफोर्ड यस यूनाइटेड आएंगे, लेकिन यूनाइटेड आएंगे वो वापस जाने के लिए, और एस्टन विला वो पोजीशन नहीं होने वाली। ऐसे में बार्सिलोना लुइस डियाज जो कि लगभग 80, और जिस तरीके से बार्सिलोना बोल भी रही है पब्लिकली लुइस डियाज, आई डोंट थिंक लिवरपूल उनके साथ नेगोशिएशन में थोड़ी सी भी लीनियंसी बरतेगी। यहां पर मार्कस रैशफोर्ड कर सकता है। फिलहाल के तौर पे मैं रैशफोर्ड के लिए कोई भी एक ऐसा क्लब ढूंढ नहीं पा रहा, कोई भी ऐसा क्लब समझ नहीं पा रहा जिसको रैशफोर्ड की सही में ज्यादा जरूरत है पर्सनली, अपार्ट फ्रॉम बार्सिलोना। देखो, बार्सिलोना में फिट होगा या नहीं होगा, लेकिन बार्सिलोना एक्टिवली लेफ्ट विंग के लिए देख रही है। इसके पीछे का पर्पस ये है कि हंसी फ्लिक चाहते हैं कि रफीनिया को नंबर 10 खिलाया जाए या फिर लमीन यमाल को भी नंबर 10 खिलाया जाए, और लेफ्ट विंग में वो फेरान टोरस, और क्योंकि अंसु फाटी ऑलरेडी मोनाको जा रहा है, अंसु फाटी ऑन लोन विद एन ऑब्लिगेशन टू बाय जाता हुआ दिख रहा है अपने को, ऐसे में यहां पर नेसेसिटी बन जाती है। खैर, इसी के साथ बात करते हैं हम यहाँ पर थोड़ी सी रियल मैड्रिड की। जावी अलोंसो ऑफिशियली रियल मैड्रिड के नए मैनेजर बन चुके हैं, और जो सबसे खूबसूरत चीज मुझे लगी है कि बंदा कॉन्फिडेंट था। बंदा यहां पर आपको एक वाइब देता है कि ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। देखो, बहुत यंग नहीं है, 43 है, आप कह सकते हो कि यहां पर बहुत एक्सपीरियंस भी नहीं है, लेकिन अगर आप जावी अलोंसो की ट्रैजेक्टरी को देखोगे ना, तो उसने कदमों को फूक फूक के रखा है। उसने, चाहे हम बात करें यहां पर रियल मैड्रिड की यूथ की, चाहे हम बात करें रियल सोसिएडाड की यूथ की, या फिर बात करें हम लेवरकूजन की, उसने चीजों को बड़े ही नजाकत के साथ संभाला है। और जब उसने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला तो मेरे को दो चीजें बहुत प्यारी लगी। पहली चीज, हर एक चीज में काफी चार्म था, हर एक चीज में काफी ज्यादा, लाइक आप कह सकते हो, लाइक इट वॉज वेरी डेलिकेट। उसको बहुत स्वीटली यहां पर बोला गया है। बीइंग अ रियल मैड्रिड मैनेजर समझ सकते हैं कि जावी अलोंसो किस तरीके से जा सकता है, एंड आई थिंक जोसे मोरिनो वाली साइड वो नहीं जाएगा, वो कार्लो एंसेलोटी वाली साइड ही रहेगा, जहां पर वो चीजों को हमेशा टोन डाउन करके एक चार्म और एक स्वीट मैनेजर की तरह वो आपके सामने रखेगा, चाहे वो कितनी डेलिकेट हो, चाहे वो कितनी रफ हो, और चाहे वो कितनी यहां पर खराब और अच्छी हो। बट दूसरी चीज जो मेरे को काफी जेन्युइनली बढ़िया लगी वो थी कि जावी अलोंसो ने इस चीज को क्लियर कर दिया है कि टैक्टिकल रेवोल्यूशन अपने को रियल मैड्रिड में देखने वाला है, जहां पर वो प्रोएक्टिव खेलेगा फुटबॉल विद एंड विदाउट फुटबॉल। जब मामला रखा गया यहां पर किलियन एम्बापे और विनीसियस जूनियर की, सबके दिमाग में है कि किलियन एम्बापे विनीसियस जूनियर के साथ आप टैक्टिकल रेवोल्यूशन लेके कैसे आओगे, तो जावी ने इस चीज को लाइक ना ही सरकाया और ना ही रिवील किया। उसने कहा यहां पर सबसे पहले उसने अपने प्लेयर्स का मोराल बढ़ाया कि भाई देखो, ऐसे प्लेयर्स बहुत रेयर होते हैं और बहुत ब्लेस होना पड़ता है ऐसे प्लेयर्स एक ही टीम में होने के लिए। और साथ ही जावी अलोंसो के पास एक आइडिया भी है। अगेन, मामला रॉड्रिगो पे भी आके रुकता है, लेकिन रॉड्रिगो पे भी उसका सवाल यही, जवाब यही था कि रॉड्रिगो रियल मैड्रिड का प्लेयर है, उसने रियल मैड्रिड से बात, उसने रॉड्रिगो से बात करी है, लेकिन उसने बात हर प्लेयर से करी है। जहां उसने रॉड्रिगो के लिए ये बोला कि उसने उससे बात करी है, वहां पर उसने अश्योरेंस दिया कि रॉड्रिगो और रियल मैड्रिड के बीच में कोई मन मुटाव नहीं है, लेकिन उसने सिंपल इसको टोन डाउन करके फिर ये बोल दिया कि बात तो उसने हर एक प्लेयर से करी है, जिससे लोगों को ये भी ना लगे कि उसने स्पेसिफिकली रॉड्रिगो को मनाया है क्या रुकने के लिए, और ना ही किसी को ये लगे कि क्या रॉड्रिगो
रियल मैड्रिड छोड़ेगा ही नहीं, क्योंकि रिपोर्ट्स के हिसाब से आर्सेनल और चेल्सी का जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर काफी ज्यादा जेन्युइन है, इंक्लूडिंग मैनचेस्टर सिटी, लेकिन ऑफर अभी भी किसी का टेबल पे नहीं आया। खैर, बात करते थोड़े से मैनेजर झोल झाल की। सबसे पहले यहाँ पर भाई लेवरकूजन के नए मैनेजर बन चुके हैं एरिक टेन हैग, सो एरास डू कम एन एंड, और आई थिंक कंपनी सैक हो रहा है, बायर्न म्यूनिख कब रेलीगेट हो जाएगी। देखो, मेरे को लगता है कि सबसे पहले तो अब लेवरकूजन पे नजरें कम होंगी, बिकॉज एरिक टेन हैग है पॉपुलर लेकिन स्टिल नॉट दैट पॉपुलर, बट एरिक टेन हैग पे नजरें कम होंगी, इसका फायदा उठा सकता है एरिक टेन हैग। आई नो यहाँ पर फ्लोरिन विर्ट्ज जा रहा है, फ्रिम्पोंग जा चुका है, ता जा चुका है, बट मेरे को लगता है कि अभी भी लेवरकूजन के पास क्वालिटी बहुत अच्छी है, गिवन द फैक्ट कि अगर लाइप्जिग की बात करें, डॉर्टमुंड की बात करें, यूनियन बर्लिन की बात करें या स्टुटगार्ट की बात करें, वो इस समय मामला थोड़ा सा बिखरा बिखरा दिख रहा है। तो बायर्न म्यूनिख के बाद अगर कोई टीम या कोई क्लब स्टेबल है तो दैट इज लेवरकूजन, और लेवरकूजन इतनी हाई डिमांडिंग भी नहीं है, एरिक टेन हैग जेन्युइनली फ्लरिश कर सकता है। बट जो शॉकिंग आता है वो आता है भाई, नेपोली स्कूडेटो जीत गई है, दूसरे और तीसरे स्कूडेटो के बीच में 33 साल का फर्क, लेकिन उसके और अगले 2 साल का फर्क। पहला स्कूडेटो यहां पर पिछले 2 साल पहले आया जब यहां पर स्पेलेती ने यहां पर जितवाया और इमीडिएटली वो यहां पर चेंज हो गए। इसके बाद यहां पर आप कह सकते हो कि एंटोनियो कॉन्टे और कॉन्टे पहले ही सीजन में यहां पर स्कूडेटो जितवा दिया, लेकिन इंटरेस्टिंगली कॉन्टे भी यहां पर नेपोली को छोड़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर नेपोली के प्रेसिडेंट डी लॉरेनाइटिस, क्योंकि जब सेलिब्रेशन हो रहा था, परेड वगैरह हो रही थी, तो यहां पर कैमराज ने काफी ज्यादा वो फुटेज लीक कर दिया जहां पर लॉरेनाइटिस बोल रहे हैं कि कॉन्टे को वो ब्लेस करते हैं, कॉन्टे को रिस्पेक्ट करते हैं और कॉन्टे को वो यहाँ पर विश करते हैं कि वो आने वाले अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हों, जिससे पता चलता है कि ऑफकोर्स कॉन्टे यहाँ पर पार्ट नहीं बनने वाले नेपोली के। और काफ़ी लोग बता भी रहे हैं, रिपोर्ट्स कंफर्म होती हुई दिख रही हैं कि यूवेंटस के फॉर्मर मैनेजर एलिग्री, मास्सिमिलियानो एलिग्री यहाँ पर नेपोली के नए मैनेजर होने वाले हैं। देखो, फिलहाल के तौर पर नेपोली जो चीज़ कर रही है वो सस्टेनेबल तो नहीं है, ठीक है। ये भी कंफर्म हो गया कि नेपोली की जो टीम है वो बहुत ट्रांजिशनल टीम बनने वाली है, क्योंकि किसी भी मैनेजर को यहाँ पर प्रोजेक्ट दिया ही नहीं जा रहा। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि फिलहाल के तौर पे आप कह सकते हो कि नेपोली के हर एक डिसीजन उनके लिए बेनिफिशियल साबित हो रहे हैं, ठीक है। 3 साल में 3-4 साल में 2 ट्रॉफीज उठाना काम की चीज है। सो फिलहाल के तौर पर जिस प्रेसिडेंट को लोग कोस रहे थे, आज कहीं ना कहीं फिलहाल के तौर पर तो डिसीजन उसके फेवर में निकल रहे हैं।